आप खुद जानते हैं मैंने कभी आपकी बेहतरामी नहीं की है, लेकिन आज आपने जो काम किया है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ बातों की तरफ मुतवज्जो करूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी दुनिया इतनी छोटी है, जबकि आपका तजुर्बा भी ज़्यादा है, लेकिन आपके काम बच्चों जैसे ही हैं। अलबत्ता मैं इसमें आपको कसूरवार नहीं समझता हूँ। आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत की कोई जगह ही नहीं थी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो कि पैसों के खातिर अम्मी से शादी की। आप भी जानते हैं इस वक्त आपके पास जो कुछ है वो नाना जान की मीरास की खातिर है, लेकिन मेरी कीमत उससे ज्यादा है और लैली की कीमत मुझसे भी ज्यादा है। याद दिलाने के लिए थी ये बात। उन बातों की वजह से जो तुमने की थी, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि मुझसे कोई फरमाइश करो? तो फिर ये मानते हो कि मैंने सही काम किया जो पैसे वाली औरत से शादी की मैंने। अपनी जिंदगी में कभी परेशान नहीं हुआ। अगर कोई बीमारी भी आई तो दूसरों के सामने मैंने हाथ पैर नहीं फैलाया। अपनी जिंदगी में सर झुकाकर मैं कभी नहीं मामू चला। जान, मैं कह रहा हूँ कि इन बातों का टाइम नहीं है। फाजिल ने भी गलती की है, इस वक्त भी उसे बहुत पछतावा मैंने है। कोई तौहीन नहीं की है जो मुझे पछतावा हो। मैंने जो भी कहा वो हकीकत है। हकीकत यह है कि हमारे खानदान की शान की हिफाजत तुमने नहीं की। उल्टे सीधे काम करते हो तुम। इतनी सारी चीजें तुम्हारे लिए फराहम की, लेकिन तुमने कदर नहीं की। पता है कितने लोग ऐसी जिंदगी की हसरत करते होंगे? ये देखो, उन सब की यही आरज़ू रहती है कि वो तुम्हारी जगह पर होते। गलत तो नहीं कह रहा हूं फरजाद बेटे? हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इस बेचारे ने पढ़ाई की, बहुत मेहनत भी की होगी, लेकिन तुम्हारी सहूलतें उसके लिए फराहम नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि 4 पैसे कमा सके और अपने बच्चों के पेट भर सके। तो कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ता है उसे। मामू जान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन इस वक्त मसला मैं नहीं हूँ। मुझे वजाहत देने दो ना। मुझे कहने दो ना कि इसने अपने हालात का सही फायदा नहीं उठाया है। मैं कहता हूँ कि अब ये सब बातें छोड़ें। मामू जान, इस बात के लिए सोचें कि लैली साहिबा एक अजनबी खातून है, उनकी जान को खतरा है और आपकी मदद की ज़रूरत है उन्हें। आप भी तो इस तरह के काम करते रहते हैं। किस तरह के काम? यही नेक और अच्छे काम। मुझे सब कुछ पता है, आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं। इस वक्त एक नौजवान औरत को आपकी मदद की ज़रूरत है। आप तो नहीं चाहते कि उसे नुकसान, मतलब सिर्फ माली मसाइल की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। समझ लीजिए वो गैर है। हाँ, अगर गैर हो तो मदद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फाजिल उसे तलाक दे दे, मैं उसके ऑपरेशन के तमाम अखराजात को बर्दाश्त करूंगा। आपको नहीं लगता कि आप सख्ती से पेश आ रहे हैं? बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं। मेरी एक शर्त, वो भी यही, तलाक। फाजिल उसे तलाक दे दे, मैं तमाम खर्चे बर्दाश्त करूंगा। शर्त यह है कि उसे तलाक दे दे। ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है? मतलब तलाक दोगे? जी, तलाक दे दूंगा। बहुत होशियारी का मुजाहिरा किया है तुमने। मैं भी हॉस्पिटल के खर्चे और ऑपरेशन के अलावा एक घर भी उसके लिए खरीद दूंगा ताकि तुम्हें दिली सदमा ना हो। अब बहरहाल अगर उसे मैं तलाक दे दूंगा तो उसका हक महर तो मुझे अदा करना ही होगा। उसका हक महर कितना है? 1000 सोने के सिक्के। 1000 सोने के सिक्के? जी। ठीक है भाई, भाड़ में जाए नुकसान, वो भी दे दूंगा। लेकिन याद रखना, मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। जी जी इस जिंदगी की कदर करो, जी। अपने माँ बाप की कदर करो। इन्हीं को देख लो, फरजाद को। तुम्हारा वो भी जात भाई है। जी। अलबत्ता तुम्हें मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान से करीब तर लोग माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चों को समझ नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैंने बारहा फाजिल से यही बात कही है कि जब तक बात अब नहीं तुम भी बनोगे ज्यादा समझ बुरा नहीं ना पाओगे। मानना, मैं तुम्हें फाजिल की जगह मिसाल दे रहा हूँ। मैं बस किसी की गीबत नहीं करना चाह रहा था ना, असल में। समझा करो ना, है ना? हाँ। जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बायस बना कि आप किसी की गीबत न करें।
शाबाश मैं बस अपना शाबाश। बैंक कार्ड नंबर आपको भेज देता हूँ, मेरे अकाउंट में 2-3 लाख तुमान डाल दीजिएगा। वो किस लिए? अब असल में आपकी मिसालों की वजह से जहनी तौर पर कुछ परेशान हो रहा हूँ, मुझे इस बात की ज़रूरत है कि 2-3 डॉक्टरों के पास जाऊँ खुद। देख लिया तुमने? देखा, कोई भी काम बगैर मजदूरी के नहीं करता है, कोई भी फ्री में कुछ नहीं करता किसी नहीं के नहीं लिए। मामू जान, मैं मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहे थे। जी जी कोई भी कुछ भी फ्री में किसी के लिए नहीं करता। जी 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 जी, कह चुके हैं ये बात। अब उसे एडमिट किस दिन कराना है? अब बस कल परसों तक उसे एडमिट तो करवाना ही होगा, लेकिन एडमिट करने से पहले कुछ पैसे हॉस्पिटल के अकाउंट में भी ट्रांसफर वो करना तो होगा। है, मैं 30 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ ताकि तुम इब्तदाई काम शुरू कर जी सको। ज़रूर। ऑपरेशन के एक दिन पहले उसे तलाक दे देनी होगी। जी मैं जो सोच लेता हूँ वो करके रहता हूँ। जी ज़रूर, ऐसे ही होगा। शाबाश शाबाश, वाकई फाजिल का काम काबिल तहसीन है, मुझे तुम पर फख्र है, ये हकीकी आशिक है। तुमने यही सब बातें की हैं कि उसकी ब्रेन वॉशिंग की है। मैंने, अरे मामू जान, जब ये यहाँ आए तो अब पहले से जो भी शादीशुदा हो, था। मैं कहता हूँ कि आज चलो घर चलते हैं, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलना चाहती है। जी, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा, और अगर कहिए इजाज़त दीजिए तो मैं बस आखिरी 2 दिनों लैली के पास रहना हाँ ना, चाहता हूँ। वही खुदाफिजी और रुखसत होने की बात ही है ना बेचारा। ठीक, तो जाओ लैला के पास रहो। लैली, अब जो भी हो, चलो खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज, हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत जहमत की आपने। कितनी अच्छी तरह तुम्हारी खैरियत ली है। तुम बेवकूफ़ी का तो कसूर है। अगर उसी वक्त मामू जान की तजवीज़ मान ली होती मैंने तो इस वक्त ऐसा ना होता। बेवकूफ़ी की, हिमाकत की। तुमने अपनी मुरव्वत दिखाई है, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं उन सब मोहब्बतों की भरपाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। भरपाई करोगे, भरपाई करोगे। तुम वाकई उसे तलाक देना चाहते हो? हाँ ना, वरना फूटी कौड़ी भी तो मुझे नहीं मिलेगी। और ये सब बातें तुम लैली से कैसे कहोगे? नहीं पता, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। बहुत परेशान हो जाएगी। वाकई जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, इसे कहते हैं इंतकाम। क्या हुआ? ठीक हो? हाय, तुम्हारे बाबा का चेहरा देखने लायक हाँ, होगा। अब इसके बाद इस तरह का काम वो नहीं करेंगे। हाय, मुझे इन जाली कागजात पे दस्तखत करते हुए हंसी नहीं आएगी। मुझे अगर हंसी आ गई तो काम अरे बिगड़ नहीं, कोई जाएगा। खास बात नहीं, वो नाराजगी की बना पर फालतू काम करने लगे हैं। देखो, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल लगे, उसी दरमियान मुझे आकर एक थप्पड़ भी मार देना। तुम्हारे बाबा को मारूं, चाय निकालूं? अरे बुरी बात, बड़ों पर हाथ चढ़ाओ। लेकिन मैं हक मेहर कैश लेके साइन करूंगी। हाँ बिल्कुल, कैश ही लेना, तब कहीं साइन करना। हाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ। 1000 सोने के सिक्के, 100 करोड़ तुमान बनेगा। इन पैसों से हम क्या करेंगे? घर खरीद लें। हाँ, मेरी नजर में भी घर खरीदना वाजिब है। यहाँ हर तरफ दरो दीवार पे शहराम की फोटो लगी हुई है। हाय, नया नया सामान खरीदेंगे, नए सोफे। सब कुछ तुम्हारी पसंद के। कहो ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे तलाक देकर छुटकारा पाना चाह रहे हो? हाय हाँ। हाय, तुम समझ गई क्या? मैं यही करने वाला था। फाजिल, धोखा दिया तो जान ले लूंगी। लैली, तुम अगर बस 2 दिन मेरी जिंदगी में न रही तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। अब मेरे ऑपरेशन से पहले ही क्यों? सच पूछो तो मैंने ये बात नहीं बताई थी। असल में तुम्हारे ऑपरेशन का खर्चा कुछ ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। 70 मिलियन। 70 मिलियन तुमान क्यों? लैली, दिमाग का ऑपरेशन है, हसास है, डॉक्टर खोपड़ी पर हाथ लगा रहे हैं। तकरीबन 30 मिलियन इसका ही लेंगे। बहुत सख्त ऑपरेशन है। मेरे हाथ भी इन दिनों खाली है ना, इसलिए सोचा कि एक तीर से 2 शिकार करूं। तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे भी निकल आएंगे और फिर एक नई जिंदगी का आगाज किया जा सकेगा। बाबा भी तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, खुदा भी राजी होगा। और क्या चाहिए? फाजिल, सच सच बताओ, अगर मेरी बीमारी की खातिर ना होता तो ऐसा प्लान बनाते? सच पूछो तो नहीं। नहीं, मैं बाबा के पास इसलिए गया था कि तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे ले सकूं, लेकिन जब उन्होंने ऐसी पेशकश की तो अब बेहतरीन मौका है, उनकी गलतियों की सज़ा दी जाए। हाय, मैं मर जाऊं मेरी खातिर, तुमने उनके सामने हाथ फैलाए। नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं था। 70 मिलियन मैं कहाँ से ला सकता था?
मेरी बीमारी मतलब बहुत खतरनाक है? नहीं लैली, मेरी नज़र में अगर मुख्तसर सर्दी भी लगी हो, अगर ध्यान ना दिया जाए तो खतरनाक है। वो तो इंसान का एक अहम पार्ट है। मतलब अगर मेरा इलाज ना हुआ तो मर जाऊंगी? ओफ ओफ, अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने अब तक तुमसे क्या झूठ बोला? कहो तो मैं डॉक्टर का नंबर तुम्हें दे देता हूँ, खुद ही फ़ोन कर लो। चाय निकालूं? अच्छा, अब क्यों नाराज हो रहे हो? तो तुम नाराज़ होने का काम ही कर रही हो। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर ने कहा है कि मुमकिन है कई साल बाद, मतलब बढ़ापे में, मुमकिन है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हों। हम इस वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। अरे बेवकूफ़, जैसे तुम सोचो 60 साल की हो जाओ और खुदा ना खास्ता भूलने की बीमारी लग जाए। मैं भी तो उस उम्र में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, नहीं कर पाऊंगा ना। फिर जाकर एक जवान लड़की से शादी कर लूँगा तो तुम और जलोगी। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ये सब कर रहा हूँ, वरना मैं तो तुम्हारे सर पर सौतन ला सकता हूँ। तुम चाहती हो तुम्हारे लिए सौतन ले आऊँ? तुम्हें पसंद है? मुझसे दोबारा शादी की तो हक महर बढ़ा दूंगी। हाँ ना, बढ़ा देना। तो क्या मैं दूंगा जो मुझे डरा रही हो? बढ़ा दो, बढ़ाओ। अपना हक के महर बढ़ा दिया जाएगा। हमारा हक में है? हाँ ना, हाँ, हम पार्टनर हैं। क्या हम पार्टनर नहीं है? कहो तो तुम्हारे बाबा से एक विला तुम्हारा नाम करवा दो दुल्हन साहिबा। अरे नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। ये सब चीजें मेरी बहुत अहमियत नहीं रखती है। मैं शरीफ हूँ। हाय, कैसी नखरीली दुल्हन है। मेरे लिए बस अखलाक अहम है। ये लीजिए चाय। बहुत शुक्रिया दुल्हन साहिबा। कोई बात नहीं, खुश आमदीद कहता हूँ। हाय 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 हाय, गिर गई, सेनी में गिर गई। हाय 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 हाय। क्या है? मूड नहीं है बस। अभी कुछ हुआ भी नहीं है लेकिन हार मान ली है ना? हार नहीं मानी है, इत्तेफाक से सीरियस भी हो गया हूँ। मुझे अब तो और पैसे कमाने हैं, मामू और मामू जैसों को सबक देना है। इसीलिए अब हम हार्ट स्पेशलिस्ट के बजाय दिमाग के स्पेशलिस्ट बनेंगे और पैसे भी उसमें बहुत हैं। अच्छा, फरजाद एक बात पूछूं तो सच सच मुझे बताओगे? हाँ हाँ। पढ़ाई का मकसद बताओगे मुझे? क्यों तुमने मेडिकल किया है? तुम नहीं जानती? नहीं। वाकई इतने साल तक हम साथ में जिंदगी गुजार रहे हैं, तुम्हारे लिए ये बात अहम नहीं थी कि पूछती? नहीं, अब तक इसकी अहमियत का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। अब मुझे अंदाजा हुआ है। क्यों? पहले तुम बताओ, फिर मैं इसकी वजह बताऊंगी। मैं अर्ज करूं कि मैं बहुत छोटा था तो पायलट बनना चाहता था। जानती हो ना, लड़के आमतौर से 3 काम के शौकीन होते हैं, या पायलट बनना चाहते हैं, या मेडिकल, या इंजीनियरिंग। अब चूंकि बाबा ने कहा, मतलब उन्हें पसंद था, तो मैंने मेडिकल का इंतखाब किया। मतलब बाबा के कहने पर मैंने ये सब्जेक्ट लिया था। उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने छोड़ दी। दूसरी तरफ से मुझे पायलट बनने का भी बहुत शौक था। अब क्या हुआ, इंटर के बाद पहली बार जब मैं जहाज में बैठा तो देखा, ओह हालात तो बहुत ख़राब हैं। क्यों? क्यों? इसलिए कि मुझे ऊंचाई से भी डर लग रहा था और उड़ान से भी। हाँ, उड़ने से भी। यानी तुम इंटर तक पहुंचने से पहले ये नहीं जानते थे कि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? मतलब किसी पहाड़ पर भी नहीं चढ़े थे, ऊंची बिल्डिंग या कोई भी ऊंची जगह? नहीं, चढ़ा था। वो पहाड़ी जो शहर के शुरू में है ना, मैंने उसे देखा था, उस पे उसको तुम पहाड़ी कहते हो? नहीं, बाद में समझा के ना पहाड़ी है। पहले समझ रहा था कि पहाड़ है। अच्छा। चील की तरह ऊपर चढ़ जाता था और उकाब की तरह पहुंचता था, और फिर इस तरह से मैं देखता था ऊपर से। क्या तरक्की की है जनाब ने, चील की तरह जाते और उकाब की तरह पहुंचते थे। और क्या, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। एक ही सांस में मैं चढ़ जाता था, यूं देखता रहता था, हर चीज पर नजर होती थी मेरी। यहाँ तक कि मामू के साथ सबलान की चोटियों पर गए। हाँ, मुझे लगता है इंटर के 1 साल के बाद वहाँ गए थे। मैं तो अभी बस आधा ही रास्ता चढ़ पाया था कि मुझे लगा, अरे अरे ये तो पहाड़ है, असली पहाड़ है। फिर वही बीच में अटक गया। एक बड़ा सा पत्थर जोर से पकड़ लिया और मैंने सोचा मैं अब नहीं जाऊंगा, 1 कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो फिर तुम्हारे लिए सिर्फ मेडिकल ही रह गया था, इसीलिए मेडिकल की पढ़ाई कर ली है ना?
नहीं नहीं, मेडिकल की पढ़ाई तो इसलिए कि देखो तुम्हें पता था मेरे पास कबूतर भी था। एक दिन जाकर देखा कि मेरे आधे कबूतर मर गए, क्यों एक वायरस फैल गया था। मैंने उस दिन सोच लिया कि मेडिकल की पढ़ाई करूंगा तो तमाम कबूतर, परिंदे, यहाँ तक कि तमाम जानवरों का इलाज करूंगा। तो फिर पैसे की वजह से तुमने मेडिकल की पढ़ाई का इंतखाब नहीं किया था। तो अगर तुम्हें जानवरों का ही इलाज करना था तो क्यों वेटरनरी की पढ़ाई नहीं की? अरे वही पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मामू ने पढ़ने नहीं दिया। फरजीन मामू ने मना कर दिया था। कहने लगे क्यों वेटरनरी पढ़ना चाहते हो, कहने लगे डेंटिस्ट बनने की कोशिश करो और उसमें बहुत फायदा है, 4 पैसे भी कमा लोगे और अपने वालिदैन की भी खिदमत कर सकोगे। अच्छा ठीक है, तो फिर शुरू से ही पैसों के चक्कर में मेडिकल की पढ़ाई की? 1 घंटे से ये सब इसलिए पूछ रही हो कि मैं दिमाग का सर्जन बनना क्यों चाहता हूँ। हाँ ना, मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारे जैसे डॉक्टर ज्यादा ना हो। डॉक्टर बनने के लिए ये कोई अच्छी वजह तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें आकर अपने बैकलॉग में लिखा करो, तो कम से कम जब लोग उसे पढ़ने आएंगे तो लाइक ज़्यादा मिल जाएंगे। इन हालात में भी ज़िंदगी में लाखों परेशानियां मौजूद हैं। और ये बात तो बताऊंगा भी नहीं कि मैं डेंटिस्ट क्यों नहीं बना और जनरल फिजिशियन क्यों बन गया। मुझे यकीन है कि अब फरजाद को एक मौजू मिल गया। अब कल से उनके पास एक बहाना है ताकि सबके सामने अपने डॉक्टर बनने की कहानी बयान करें। मैं भी बेतवज्जो दिखाऊंगी ताकि आइंदा इस तरह होशियारी ना दिखाया करें। मैंने इस पढ़ाई के लिए कैसे कैसे पापड़ नहीं बेले, मेरे खुदा। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद लैली को शुरू से इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो भी जाहिर नहीं करती थी, इसलिए कि वो जानती थी कि अगर फाजिल को पता चल जाए कि उसे सब कुछ पता है तो फाजिल को तकलीफ होगी। वो फाजिल की मेहनतों को बेनतीजा साबित नहीं करना चाहती थी। कितनी अच्छी बात है, मियाँ बीवी बाज बातें एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं करते। अक्सर मौकों पर सुकूत का नतीजा चीखने चिल्लाने से ज्यादा बेहतर होता है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? क्या हुआ शीमा, उदास क्यों हो रही हो? असल में लैली, फरजाद ने मुझे बताया कि तुम लोग क्या करने जा रहे हो। अच्छा, तलाक की बात कर रही हो? हाँ ना, मामू को तुम्हारे साथ ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने अच्छा फैसला किया है कि आज मामू और मुमानी से बात करने जाऊंगी। कि ऐसा ना करें। उनको बिल्कुल हक नहीं पहुंचता ऐसा करें। तुम उनकी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं हो। फाजिल ने कबूल किया है। मजबूरी में किया होगा। अब फाजिल की ख्वाहिश यही है। मैं तो लैली, ये उसके दिल की ख्वाहिश नहीं है, वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। तुम्हारी खातिर कबूल किया होगा, समझ रही हो? जानती हूँ। ये जानते हुए उसकी मुखालिफत कर रही हो। अरे मरी हुई लैली तो किसी काम की नहीं ना, ना उसे चाहा जा सकता है और ना ही चाहने की कोशिश। अब जिंदा रहना चाहिए ना उसको। तो तुम्हारी बीमारी को खुद फाजिल ने बताया है। बेचारा तो सिर्फ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो इन हालात को समझने की कोशिश कर रहा है और मुझे पैसों के लिए तलाक दे रहा है तो मसला सीरियस है ना। लेकिन तुम इसे कुछ नहीं कहना, उसे नहीं पता क्या मुझे मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल भी मसला सीरियस नहीं है। अब जो भी हो, और फिर 70 मिलियन भी इतने पैसे नहीं है, फिर हम हर हाल में इकट्ठा कर लेंगे ना।
आखिर तुम इतना खुश क्यों हो? क्यों तुम ऐसे हालात में हंस रही हो? शीमा, तुमसे मुझे ताज्जुब हो रहा है। तुम वाकई समझती हो हम दोनों अलग होना चाह रहे हैं? तो क्या मतलब नहीं होगी? और अगर नहीं होगी तो पैसे कैसे लोगे अलग उनसे? होंगे, लेकिन बाद में कौन रुकावट बनेगा कि हम शादी ना कर सके? चाय चाय पियोगी? तुम्हारा काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन एक तरह से उनका हक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मैं बेवकूफ तब तक समझ रही थी तुम दोनों वाकई अलग होना चाहते हो, वरना तलाक के बाद तो सभी शादी कर सकते हैं। शीमा, शीमा, तुम किसी से कुछ कहना नहीं? हाँ भाई, मैं क्यों किसी को कहूंगी? मुझे क्या समझ रखा है? लेकिन क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मामू ने भी इस बात के बारे में कुछ न कुछ सोचा होगा? कितना अजीब माहौल है ना। शादी और निकाह का माहौल भी नहीं है कि इंसान पलट कर कहे कि भाई मुबारक हो, मुंह मीठा कर लो। क्या जिंदगी है। बहरहाल किसी को अपने कल की कोई खबर नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, पैसे में कितनी ताकत है। फाजिल साहब, इंशाल्लाह आप अपनी नई जिंदगी में हमेशा खुश रहें। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी आसानी से आप अपने बाबा की बात को मान लेंगे। माफ कीजिएगा मोहतरमा, मेरे बेटे ने आपके हक में बहुत एहसान किया है। बाबा, आप ठीक कहते हैं लैली साहिबा। मैं अपनी फैमिली पर किसी गैर को तरजीह नहीं दे सकता। मामू जान, फाजिल ने तलाक की वजह लैली से नहीं बताई, क्योंकि वो समझ जाएगी कि उसकी बीमारी खतरनाक है। दरअसल फाजिल खुद को लैली के सामने गिराना चाहता है। चलो अच्छा ठीक है। आप भी इन पैसों से एक अच्छी ज़िंदगी अपने लिए बना सकती हैं। लैली, तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना। जो तुम्हें हाथ से खो रहा है उससे अफसोस करना चाहिए। अब ये सब खेल तमाशा बंद भी करो। बाबा, हम वाकई मजबूर थे। मैं और लैली वाकई एक दूसरे को दिल से चाहते थे। इतनी आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो मैं ऐसा करूंगा कि आसानी से अलग हो सको और वापसी का भी कोई रास्ता ना हो। आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। अच्छी तरह कर सकता हूं, अगरचे कुछ हफ्ते इसमें लग जाए। जब तक ये ना हो वो चेक कैश नहीं होगा और ऑपरेशन का भी कोई खर्चा अदा नहीं किया जाएगा। आपको भी मुझसे वादा करना पड़ेगा। अरे मामू जान, ऐसा काम तो कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के हक में नहीं करता। आप कैसे अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं? एक बेटे की कैसे हिम्मत हुई कि अपने बाप को दूसरों के सामने जलील होता देखे? तुम्हें पता है कि पेजिशकियान की बेटी को ठुकराने के बाद मेरी इज्जत खाक में मिल गई, करोड़ों मेरा नुकसान हुआ। वो सब तो छोड़ो, लेकिन मेरी इज्जत को उस लड़के ने अपने पांव तले रौंद दिया। मेरे एक इशारे पर लोगों को जिंदगी या मौत मिलती थी, लेकिन इस लड़के ने अपने बाप की कोई इज्जत नहीं रखी। मैं जालिम हूं ना? मैं बेमुरब्बत हूं? जब बेटा शादी करना चाहता है तो क्या उसे अपने बाप से कहना भी नहीं चाहिए? मेरे बेटे ने मुझे कुछ नहीं समझा, समझी? अब तो आप देख रहे हैं ना, प्लान बना रहे हैं कि मुझे कैसे बेवकूफ बना सकें। मामूजान माफ़ कीजिएगा, मैं माजरत खाऊं, लेकिन आप ही ने तो इन सब चीज़ों की फरमाइश की थी। अगर आपको अपने इज्जत की कोई परवाह होती तो एक बार अपने बेटे से पूछ लेते कि तुम्हें क्या पेजिशकियान से शादी करनी है या नहीं। पूछा था? नहीं पूछा था? क्यों नहीं पूछा था? मेरा क्या जवाब दिया तुमने? तुमने बताया कि पहले शादी कर चुके हो। नहीं, नहीं कहा। देखा, अब मैं जालिम बन गया, अब मैं बेमुरव्वत बन गया।
एक बेटे को शादी से पहले अपने बाप से मशवरा नहीं लेना चाहिए था? अपने बाप को कुछ नहीं समझना चाहिए? जी, आप ठीक कहते हैं। मैं ये करूँगा, जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब फाजिल? लैली, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मैं क्या करूँगा? मैं किसे मुंह दिखाऊंगा? तुम जिंदा रहो, अहम नहीं है कि मेरे साथ रहो या किसी और के फाजिल, साथ। अहम है। लैली, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम्हारी कसम, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऑपरेशन थिएटर में कदम नहीं रखूंगी, कहीं भी नहीं लैली जाऊंगी। प्लीज मान जाओ। लैली, लैली प्लीज सुन लो। लैली प्लीज। फाजिल, तुम जानते हो कि मैं जो कहती हूँ करके लैली रहती ऐसा मत करो मेरे साथ। लैली, लैली। माफ़ कीजिए जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं चलूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़ जनाब। खुदा माफ़ हाफिज़। कीजिएगा। खुदा हाफिज़। दानश्वर साहब, अब आपको क्या सबूत चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं? अब आपको क्या सबूत चाहिए कि ये लड़की फाजिल से सिर्फ इसी के बिना पर मोहब्बत करती है, उसके पैसों की वजह से नहीं? मैं भी शुरू में यही सोचती थी, लेकिन काफी महीनों से अब हम एक ही जगह साथ में रहते हैं, इतना शऊर हमारे अंदर भी पाया जाता है। ठीक है कि आपके तजुर्बे की हद तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन समझदार हैं। एक और बात भी कहना चाहूंगी, मैंने वादा किया था कि मैं इन दोनों से नहीं कहूंगी, लेकिन कहती हूँ। माफ कीजिएगा, शीमा, माफ कीजिएगा, मैं आपको मामू नहीं कह रही हूँ, चूंकि मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन यही लड़की जो इस वक्त आपकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है, उसने आपके बेटे की जिंदगी को निजात दिलाई है। उन दिनों जब आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे घूम रहे थे, लैली ने फाजिल के नशे को छुड़ाया है। फाजिल का नशा अगर 2 साल और रहता तो इस वक्त आपके सामने इस तरह हशाश बशाश खड़ा ना होता, ताकि आप उसके सर पर रोब झाड़ सकें। ये औरत आपके बेटे के लिए माँ भी थी और बाप भी, और वो सब कुछ थी। मैं नहीं समझ सकी कि मुझ में ताकत कहां से आ गई और जुमले कैसे अदा कर सकी और कैसे ये सब बातें मामू के सर पर गोले की तरह दे मारी। लेकिन मैं आज तक अपनी जिंदगी में इस हद तक गुस्से में नहीं आई थी। लैली और फाजिल की मजलूमियत इस हद तक सख्त थी कि अगर इस वक्त मैं पत्थर भी होती तो अपनी जबान खोल देती। उस वक्त भी मैं खुद से राजी थी, क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी में कोई किरदार अदा किया था। मामू जान ने लैली के ऑपरेशन के तमाम खर्चे बर्दाश्त किए। लैली का ऑपरेशन भी कामयाब रहा। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रही। हमने डॉक्टर के कहने पर खुद को इस बात के लिए तैयार कर रखा था कि मुमकिन है लैली अपना हाफिजा कुछ खो बैठे। डॉक्टर ने अलबत्ता ये भी कहा था कि ये वक्ती है। उन्होंने कहा कि हमको बस दुआ करनी चाहिए कि ऐसा ही हो। जितनी बुराइयां हैं इसी खाक में रहने दो, बस तुम्हें मोहब्बत से पेश आना चाहिए। कहीं तुमको हार मानने की इजाज़त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ताकि प्यार कर सकें। मैं तुम्हारी मदद करूँगा ताकि इस इश्क की खातिर ऐसा घर बनाएं जिसमें खुदा की खुशबू हो। और यह है एक नई ज़िंदगी का आगाज़, जिसका आगाज़ और इंतहा दोनों इश्क है। मुझसे हमेशा प्यार और मोहब्बत से पेश आना। जिंदगी अब भी जारी है, तमाम पस्ती और बुलंदियों के साथ। हम भी इस अजीम दुनिया में एक छोटी सी चीज की हैसियत से, लेकिन अपनी बसात से बढ़कर तमाम खुशियों से दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जिंदगी में यकीनी तौर पर मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, चूंकि जिंदगी में तब्दीलियां भी जरूरी हैं। जिंदगी चल रही है, जिंदगी के रुकने का कोई सवाल ही नहीं है, एक लम्हे के लिए भी नहीं। काश सूरज निकलते वक्त इस लम्हे का फायदा उठा सके। वो कुछ ही देर के लिए हमारा मेहमान है। पलक झपकते ही रात हो जाएगी और सूरज हमारी नजरों से गायब हो जाएगा, लेकिन हमको परेशान नहीं होना है।
रात की भी अपनी खूबियां हैं। लेकिन इंसान कभी कभी बच्चों की तरह जिद करता है और सिर्फ सूरज देखना चाहता है। सूरज देखने के चक्कर में सितारों की रोशनी से खुद को महरूम कर लेता है। जिद्दी इंसान सब कुछ अपने हाथ से खो देता है। लेकिन अगर जिद ना की जाए तो दिन रात, गर्मी और सर्दी, जिंदगी और मौत, हर चीज का फायदा उठाया जा सकता है। तो फिर खुद को किसी खास चीज से वाबस्ता